मैं महाराष्ट्र के गोंदिया से सविता उके। मैं बाबा साहब की रमा सादर कर रही हूँ और मुझे गोंदिया जिला बीएसपी के माध्यम से आपके सामने रूबरू होने का चांस आया है। हाँ, मैं रमा, मैं साहब की रामू। मुझे आना पड़ा, मुझे इसीलिए आना पड़ा कि आज मेरे ये बच्चे वही साहब के त्याग से बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर और अंतरी मंत्री संतरी सब हो गए, मगर साइकिल से गाड़ी और गाड़ी से चार चक्की गाड़ी पे आ गए। मगर जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके तरफ हमारा ध्यान नहीं। अरे अरे, खुद के अहंकार के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए सब अपने अपने नाम के लिए जी रहे हैं। अगर बाबा साहब भी चाहते कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं सिर्फ अपने घर के लिए जीऊंगा, तो क्या आप बड़े बड़े डॉक्टर, प्राध्यापक, इंजीनियर्स हो पाते? और इसीलिए मुझे आज आपके सामने आना पड़ा। आज परिवर्तन युग है और आप भी चाहते हो कि मानवतावादी बुद्धमय भारत होना और हम राजा बनना चाहिए। तो क्या ये बड़ा, ये छोटा, ये संगठन बड़ा बराबर नहीं, उधर जाना चाहिए, ये हम जो कर रहे हैं ये क्या बराबर है? और इसीलिए मुझे आना पड़ा और वो बाबा साहब का त्याग मुझे आज आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं भूल न जाए। तो मैं रमा, पता है मेरा जन्म रत्नागिरी जिले के दाभोड़ गांव के पास वननगांव में हुआ 7 फरवरी 1908 में। और हमारी जो झुग्गी झोपड़ियां थी वो गांव के कई दूर थी और हम 4 भाई बहन थे। बड़ी दापोली में ब्याह कर गई थी। मेरे बाप गौरा और फिर शंकर। मेरे बाप का नाम भिक्खूजी धोत्रे और मेरी आई रुक्मिणी। मेरे बाबा समुंदर से बड़े टुकड़े में मच्छी मार्केट तक ले आते और उनके ये थोड़े छोटे मोटे पैसे से हमारा घर नहीं चलता करके हमारी आय भी गोबर की गंडे और लकड़ियां चुनकर बेचने का काम करती और हमारा ऐसा ही गुजारा हो रहा था। वो झुग्गी झोपड़ियां कैसी होगी? कोई कपड़े के बांधी हुई, कोई लकड़ियां इकट्ठे की हुई और हमारी थोड़ी झोपड़ी सबसे थोड़ी अलग थी, मैंने लिपाई पुताई वाली थी। हमारे आंगन में एक बाजू में गुलमोहर का झाड़ और एक बाजू में कड़ीलीम का झाड़ था। ऐसे दिन गए, दिन चलते गए और बाप इतना बड़ा टुकना लेकर आते थे तो उनके सीने में दर्द होने लगा। हमारी आई ने वो चिंता करना चालू की कि अगर इसके बाबा को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। और हमारी आई की तबीयत खराब होने लगी। आई ने चिंता करना चालू की और मुझे
एक बार ऐसे ही पास में बिठाकर बोली, बेटा बेटा रामी, तू बड़ी बचपन से ही समझदार है रे। बेटा मैं तुझे कुछ बातें बताती हूँ, ध्यान रखना इस बातों को। बेटा कभी किसी की चुगली चहाड़ी नहीं करना, कभी किसी की निंदा नहीं करना, कभी किसी की निंदा नहीं करना, कभी किसी के दुख, कभी किसी के दुख में साथ देना और उनको कभी झूठ नहीं बोलना। बेटा अगर झूठ बोला हुआ ज्यादा देर तक नहीं टिकता, इसीलिए हमेशा सत्य ही बोलना। और बेटा कष्ट करने से इंसान मरता नहीं, इसीलिए हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए मेहनत जरूर करना। ऐसे ही बोलते बोलते हमारी आयु चल बसी। मैं देखते ही रह गई। मुझे क्या पता था कि हमारी आई ये 4 बातें अच्छी इसीलिए बता रही है कि उसको हमारे बीच में नहीं रहना था। समझता भी कैसे, मैं तो छोटी सी थी। ऐसे ही आई करके हम देखते ही रह गए। शंकर तो छोटा सा ही था। बाबा को भी चिंता होने लगी कि मैं ये बच्चों का कैसे करूंगा। मगर बा हमारी आई भी हुई और बा के साथ काम में मैं भी हाथ बटाने लगी। ऐसे ही लकड़ियां चुनने के लिए मैं जंगल की तरफ गई। बा मुझे खोजते हुए आए होंगे, रामी रामी रामी, और बाबा मुझे खोजते खोजते ठोकर लगकर कब गिर गए उनको भी पता नहीं। उनको ऐसे ही मैं पीछे आई तो मैं देखी कि मेरे बाबा गिरे हुए हैं। मैं बाबा को उठाकर घर में लाई। बाबा मुझे समझाने लगे, बेटा बेटा रामी, मुझे पता है कि तेरे ये पंखों पे ये छोटे छोटे बच्चे नहीं आ सकेंगे, मगर रामी तुझे अभी ये करना पड़ेगा। तेरे छोटे छोटे भाइयों को तुझे संभालना पड़ेगा। बेटा ये दोनों बच्चों को तुझे कभी माँ बनकर, कभी तुझे पिता बनकर इनको प्यार देना पड़ेगा, इनको खिलाना पिलाना पड़ेगा। बा आप ऐसा क्यों बोल रहे बा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है बा ऐसा मत बोलो। बा 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 नहीं ऐसे करते करते हमारे बाप भी चल दिए। पता है तब मैं कितने साल की थी? मैं 6 साल की थी, मात्र 6 साल। और फिर तार करने के बाद चाचा जी और मामा मुंबई से हमारे गांव आए। फिर उन्होंने निर्णय ले लिया कि अभी ये बच्चों को यहाँ नहीं रखते। मैं विचार में आ गई कि यहाँ सब आई बाबा की यादें हैं।
मेरे आई बाबा की यादें मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, पर मैं करती भी क्या, करती भी क्या। मुझे काका और मामा के साथ मुंबई आना पड़ा। गांव की तरफ देखते 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 गांव छोड़ना पड़ा, छोड़ना पड़ा और आ गए हम मुंबई। देखते ही देखते हमारे चाची और मामी ने हम तीनों भाइयों का अच्छे से जतन किया, मगर हमको भी उनको खुश रखना पड़ा। अभी 9 साल की हुई करके चाचा और मामा को चिंता होने लगी, क्योंकि तब लड़कियों की शादी 5-6 साल में हो जाती थी। 9 साल की हुई करके मैंने ऐसे ही सुनी कि कोई विद्वान पढ़ा लिखा लड़का और उसके पिताजी सूबेदार थे मिलिट्री में, वो देखने आ रहे। मेरा मन थोड़ा सा हिल सा गया और मुझे चाय लेकर भेजा गया। मैं रामजी सूबेदार के सामने चाय दी। उन्होंने बोले, बेटा नाम क्या है? मैं डर सी गई और बोली, रमा। रमा जाओ पूरी करके मुझे अंदर भेजी। और कुछ ही दिनों में एक ओटे पे हम और वो बदबू मच्छी मार्केट की, और मार्केट भी अभी भरने वाला था। सभी लोग हड़बड़ी कर रहे थे। मेरा भी मन ऐसा लग रहा था कि मैं साहब की रमा कब होती हूँ। खुशी से मेरा मन उछल उठा था और आ गया वो समय। मेरे हाथ में 2-4 फूलों की माला, उनके हाथ में 2-4 फूलों की माला और डाल दी, माला डाल दी और हो गई साहब की रमा। साहब की रमा। मैं भाई खेड़ा से परल की दबक चाल में आ गई। अभी मैं वनंतर से अम्बेडकर हो गई, रामजी सूबेदार की बहू। और अच्छा की इसीलिए मेरा अच्छा हुआ, ऐसे आही का बातें मुझे याद आने लगी। ऐसे इधर से चल के उधर और उधर से चल के इधर काम करने लगी। हमारे घर में मेरी बड़ी जाऊबाई, आनंद भाऊजी, मामन जी, मीरा आत्या और इनकी आई जिजाबाई। हमारे घर में इतने लोग थे। मामन जी बोले, रमा अरे इतना भाग मत बेटा, पैर को चक्के लगे जैसे, अरे गिर जाएगी। मैं बोली, मामन जी मैं मेरे प्यार से सारे घर को प्यार भरा उल्लासित करना चाहती हूँ। मामन जी मैं सबको सुख देना चाहती हूँ। मैं कभी कोई दुखी नहीं रहे, इसका प्रयास हमेशा करूंगी। मामन जी बोले, बेटा इसीलिए ही मैं भीमा के लिए तुझे चुना हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा। जाऊबाई भी मुझे थोड़ा सा हंसते हुए बोली, वाह ग वाह, नवऱ्याची तर मोठी तारीफ कर। मैं बोली, जाऊबाई आपके भाऊजी की नहीं फनस के जैसे हैं, बाहर से कांटे दिखते हैं और अंदर से ऐसा मऊ सा कर। जाऊबाई भी हंसने लगे। दिन जाते गए और मुझे साहब ऐसे ही एक बार बुलाए, रमा ए रामू। मैं बोली, क्या है साहब? बोले, रामू चल पार्टी
और वो पेंसिल निकाल, मैं तुझे पढ़ना लिखना सिखाता हूँ। साहब, मैं काय के लिए पढ़ूं? आप इतना जो पढ़े। ए रामू, तुझे पढ़ना पड़ेगा, तुझे पता नहीं आगे वो कितने काम आने वाला है। साहब ने, रामू, जैसे ज्योतिराव साहब ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाई, वैसे तुमको पढ़ना पड़ेगा। साहब, सावित्रीबाई फुले पढ़े तो बस हुआ, रामू पढ़ना पड़ेगा, माने पढ़ना पड़ेगा। और मैं साहब के सामने बैठकर पढ़ने लगी। मैं पढ़ना लिखना जान गई और 1912 आ गया। 1912 में ये बीए पास हो गए और हमको बच्चा भी हुआ। अभी बच्चा हुआ करके सबको खुशी हुई। मामन जी को लगा मैं नाम रखूंगा, मेरा अत्या को लगा मैं नाम रखूंगा, और मगर इन्होंने तो मुझे एकांत में बुला लिया। रामू, मैं जो नाम बताऊंगा वही रखना पड़ेगा। मगर कैसे करते हो? सभी को खुशी है, मैं जो बोलता हूँ वही नाम। क्या नाम रखना है साहब? साहब बोले, यशवंत। महात्मा फुले और रमाई फुले का दत्तक पुत्र का नाम था और मैं वही याद दिलाने के लिए अपने बेटे का नाम यशवंत रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं समझा लूंगी साहब सबको, और हमारे बेटे का नाम यशवंत। अभी साहब को ऐसे लगा कि मैं बीए हुआ हूँ, घर संसार कैसे चलेगा, इसीलिए बड़े जीत से वो बड़ौदा नौकरी के लिए निकल गए। मामन जी चाहते थे कि इन्होंने नहीं जाना चाहिए, बहुत पढ़ना लिखना चाहिए, पर ये सुने नहीं और मामन जी ने वो बात दिल पे ले लिए। नहीं रे भीमा, नको जाओ, मत जाओ करके बोलने के बाद भी ये चले गए। और फिर मामन जी भी अपनी मन पे लेने के बाद उनको चिंता सताने लगी और वो मुझे भी उनका कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था। मामन जी को मैं बुद्ध चरित्र पढ़कर दिखा रही थी, उनकी सेवा में जुड़ गई, मामन जी के साथ अच्छी अच्छी बातें करने लगी। मामन जी मुझे बोले, बेटा मुझे पता है तू पढ़ लिख ली, मगर तू इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकी क्योंकि तुझे घर संसार में व्यस्त होना पड़ा। रहने दो मामन जी, मैं इतना कि मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, पर मामन जी आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। नहीं बेटा, अभी मैं ज्यादा देर नहीं रह सकता, तू तार कर ले, मुझे भीमा के साथ थोड़ा सा बात करनी थी। मामन जी देखिए, मेरे आई बाबा भी नहीं है और आप मेरे समय पे आई और बाबा हुए, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी। ये भी नहीं आ रहे, तार तो भेजी हूँ, कब आएंगे? साहब की तरफ मामन जी की आंखें लगी हुई है। साहब 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 आ गए। साहब देखो देखो ना मामन जी कैसे गए। साहब साहब देखो देखो, आप भी देखो मामन जी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मामन जी नहीं, मामन जी मैं आपको जाने नहीं। मामन जी मामन जी आपने तो मुझे बताया मामन जी, सूर्य पर आपका साक्ष्य ये था मामन जी, आपका साथ मुझे जरूरी था।
कि आपको बहुत पढ़ना है, ये समाज के लिए आपको पढ़कर उनको उनको ये नई दिशा, ये सूरज दिखाना है। आप साहब, आप ऐसे रोते नहीं रहना। और 13 फरवरी को 1913 में मामन जी जाने के बाद जुलाई 13 में इनको अमेरिका जाने के लिए तैयार होना पड़ा। ऐसे लगा कि इनको नहीं जाने देना चाहिए, पर मामन जी को मैं वादा दी थी कि मामन जी, मैं पदर को कस के रखूंगी और इनको कुछ तकलीफ नहीं देते हुए सारे संसार का भार मैं झेल लूंगी। मामन जी को मैंने बोली थी कि आप बिल्कुल चिंता न करें, आपके मन में जैसा था इनके प्रति वैसे ही होगा। साहब अपनी बैग पैक करके निकल गए। पर पता है, इस बार तो मामा जी की पेंशन भी नहीं थी, पैसे का कुछ बंदोबस्त नहीं था। ऐसे ही लकड़ियां जमा करके, गंडे बेच के शंकर भी कुछ कर रहा था। आनंद बाबू जी भी थोड़ा बहुत मदद कर रहे थे और हमारा घर चल रहा था। ये गए तब मैं करोदर थी और ये जाने के बाद रमेश हुआ। ये गए 1913 में, जब ये अमेरिका गए वहां से पत्र भेजा कि रामू, प्रिय रामू, अरे यहाँ तो कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, यहाँ तो सब बढ़िया है, यहाँ मानवता ही मानवता है। मेरी चिंता ना करना रामू, तुम अपना ख्याल रखना। तब मैं पत्र पढ़ के उनको जवाब दी, तभी मुझे समझा कि साहब ने मुझे पढ़ाया लिखाया क्यों। मगर हमारा रमेश हुआ और रमेश भी 1 साल के अंदर चला गया। पर पता है, रमेश जाने के बाद भी मैं इनको बताई नहीं, क्योंकि इनके पढ़ाई में कुछ व्यत्यय नहीं आना चाहिए। पर कुछ दिनों के बाद इन्होंने पूछे कि अपना रमेश कैसा है। मुझे बताना पड़ा, साहब आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये निसर्ग को जो मान्य था वो हो गया। अपना रमेश चल बसा और फिर 1917 में साहब लौट कर आए और साहब ने प्रोफेसर की नौकरी की। वो भी नौकरी के थोड़े से पैसे घर चलाने के लिए देते थे और थोड़े से पैसे जमा करके रखे थे, क्योंकि उनको बैरिस्टर होने फिर लंदन जाना था। कितने उनकी किताबें पढ़ना तो बंद ही नहीं होती थी। मैं कितने घंटे से थाली लेकर उनके पास बैठती थी। मुझे नींद भी आती थी, वही के वही सो जाते थे बिना खाना खाए। पर इनका मेरे तरफ कभी ध्यान भी नहीं जाता था। ऐसे ही एक बार मुझे बोले, ए रामू, अगर मुझे तू पढ़ाई करने नहीं देगी तो मैं दूसरी रामू लाऊंगा।
साहब, आप एक नहीं 56 रामू लाओ, मगर ये मेरा घर है, मेरा रमा भीमराव अंबेडकर का, मैं यहाँ ये को भी नहीं आने दूंगी। और साहब हंस के टाल देते थे। ये आने के बाद इनकी आई सौतेली क्यों न हो, मगर इनकी आई थी जीजाबाई। हमारे आनंदराव भाऊजी, हमारी 1.5 साल की हुई इंदु, ऐसे एक के बाद एक हमको छोड़कर चले गए। आनंद भाऊजी गए तो हमारी जाओबाई मात्र 20 साल की थी। और फिर ऐसे ही दिन चलते गए। पता है ऐसे चलते चलते 1920 आ गया। 1920 आ गया, इनको लंदन जाना था। इस बार तो मुझे लग रहा था, इस बार ये लग रहा था कि अभी साहब ने नहीं जाना चाहिए, पर ये विद्युत प्रवाह को अभी मैं नहीं रोक सकती थी। विद्युत प्रवाह को अभी मैं नहीं रोक सकती थी। इसीलिए मैं कुछ नहीं बोली। मेरा मन धरा का धरा रह गया। मैं इनके जाने की तैयार, पर कुछ नहीं कर सकी। साहब मामन जी को जो वादा की थी कि मामन जी, मैं आपके बेटे के साथ खड़ी रहूंगी, आपके बेटे के साथ खड़ी रहूंगी और पढ़ाई नहीं दूंगी। इसलिए मुझे मामन जी का वादा याद आ रहा था। मैं चुपचाप देखते रह गई। साहब को भी पता था मैं रामू को देख न पाऊं, इसलिए मुझे बिना देखते ही चले गए। इस बार तो आनंद भाऊजी भी नहीं थे, इस बार तो मामन जी की पेंशन भी नहीं थी, इस बार तो कोई बहुत बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और तब हमारा गंगाधर इनके जाने के बाद 1921 में उसको बुखार आ गया। मैं दौड़ते दौड़ते डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर साहब, मेरे साहब ना लंदन गए हैं, आप इसको देख लो। डॉक्टर साहब बोले कि रमा अंबेडकर, पहले जो पुराने तुम्हारे पैसे थे वो अदा कर दो, तभी मैं तुम्हारे बच्चे को हाथ लगाऊंगा। डॉक्टर साहब ऐसा ना करो, मेरे बच्चे को जा दो। डॉक्टर साहब ये बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब देखो, डॉक्टर साहब। नहीं रमा अंबेडकर, आप मेरा बच्चा गंगाधर, ये मेरे बेटे, कुछ नहीं होगा बेटे, तुमको कुछ नहीं होगा। गंगाधर, ए गंगाधर, अरे ए गंगाधर, मेरा गंगाधर चला गया। मैं नहीं बचा। बिना दवा से मेरा बेटा चला गया। आपके डॉक्टर तो उधर पीएचडी करने गए थे,
हमें प्यारे तरह करने गए, मगर मगर मेरे गंगाधर के लिए कोई डॉक्टर नहीं आया। और फिर 1923 में साहब का वापसी का था, लंदन से वापसी। लंदन से वापस आने के लिए वो जहाज में बैठे तो वो जहाज बोले, किसी ने खबर लाया कि वो जहाज पानी में डूब गए, मगर वो जहाज में वो नहीं थे। दूसरे दिन जब आए तो लोग खुशी से उनके स्वागत के लिए समुद्र के किनारे गए, कोई हार लेके, कोई पूरा लेके। मुझे भी लगा इतने दिनों बाद मेरे साहब आ रहे हैं, क्यों ना मैं भी चली जाऊं। मैं एक लुगड़ा देखने गई तो नहीं था। फिर मुझे एक ट्रंक में इनको केलुस्कर गुरुजी ने जो पंचा दिया वही पहनी और चली गई। सब साहब को दौड़ दौड़ के स्वागत करने लगे। मैं भी दूर अपने ऐसे कर करके साहब को देखने लगी। साहब का मेरे तरफ ध्यान गया, साहब भी मुझे देखने लगे और मैंने देखी उनके आंखों में भी आंसू आ गए, मेरे आंखों में भी आंसू। मुझे लगा कि यही कुछ अलग न हो बेटे। मैं दौड़ते हुए घर चली गई। घर में ये आए तो उनके पैर पड़े। वो बोले, रामू रामू तेरी जगह यहाँ पैरों में नहीं, तेरी जगह यहाँ है, यहाँ रामू तू मेरे पास है। ऐसा लगा साहब मुझे ऐसे ही पकड़ के रहो साहब, शायद ये पल मिलता है कि नहीं मुझे पता नहीं साहब। और साहब भी वकीली करने लगे। इतने में 1924 में हमको राजरत्न हुआ। राजरत्न थोड़ा हट्टा कट्टा था, दिखने में बड़ा स्मार्ट था, अच्छा था। तो मेरा राजपिंडा, मेरा लाडला पुत्र करके उसको खिलाने लगे। बड़े खुश थे क्योंकि हमारा यशवंत थोड़ा तबीयत से नरम गरम ही चलता था। उनको ऐसे लगा कि हमारा ये राजरत्न तबीयत से भी ठीक होगा। पर देखते ही देखते राजरत्न को भी बुखार आ गया और साहब कोर्ट में ही थे। शंकर दौड़ते हुए बुलाने गया और राजरत्न भी गया। मुझे इसीलिए बुरा लग रहा है कि मेरे 3 बच्चे गुजरे तो आप नहीं थे, पर ये राजरत्न जब मेरा कब आप होने के बाद भी मेरे बेटे को बचा नहीं सके साहब। मैं इस बार को शिकायत जरूर करूंगी आपसे। आप सारे समाज के डॉक्टर हैं, मेरे बेटे को क्यों नहीं बचा सके साहब? मुझे जवाब दीजिए। मेरा राजरत्न में चला गया, कफन के लिए नहीं था तो मैं अपना पल्लू फाड़ के राजरत्न पे ढक दी। और ऐसे ही हमारे एक नहीं हमने 4 बच्चे गंवाए। साहब तो मेरे पास कभी आए ही नहीं, साहब तो कभी आए ही नहीं। और ऐसे ही भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैं थोड़ी थक सी गई थी।
रमा स्वाभिमानी थी, गरीबी में संसार की, मगर किसी के सामने रमा ने हाथ नहीं फैलाया। फटा हुआ लुगड़ा पहना, मगर किसी को शिकायत नहीं की। खुद भूखी रही, मगर घर में सबको खाना खिलाया। ऐसी रमा को बहुत ही कम उम्र में ज़्यादा दुख और ज़्यादा तकलीफ, ज़्यादा मेहनत से उन्हें टीबी हो गई। और फिर तबीयत कुछ अभी अच्छी नहीं लग रही थी, तो साहब बोले कि मैं गोलमेज परिषद को जाता हूँ, इसको धारवाड़ के हॉस्टल में ले जाओ। और मुझे धारवाड़ भेजा गया। हॉस्टल में बच्चों के साथ थोड़ा सा उनके साथ रहने में अच्छा लगने लगा। हवा भी अच्छी थी, तबीयत थोड़ी ठीक लगने लगी। पर कुछ ही दिनों में वहाँ ग्रांट नहीं आई, तो खाने के उनके वांदे होने लगे, उनको खाना नहीं मिला। तो मुझे लगा मेरे हाथ में अभी ही क्यों नहीं, पर ये सोने की चूड़ियाँ है, तो मैं वो उतार कर बच्चों के लिए दे दी। बच्चों ने बड़े चाव से खाना खाए और मेरे पास आकर चिपक गए और आई करके बोले। और मैं उन सभी बच्चों की आई हो गई। ऐसे सर नहा धो के मैं बैठी थी बरंडा में, तो साहब आए। साहब को शायद कुछ दिख रहा होगा, उनको भी लगा होगा कि कभी मैं रामू को समय नहीं दिया, तो वो भी आए और बोलते, रामू ऐसी बैठ, मैं तुम्हें ये तेल लगा कर देती हूँ। और उन्होंने गरम तेल मेरे सर पे लगा दिया। पता है मुझे तब क्या लगा? हे वक्त यही रुक जा, क्योंकि साहब कभी मेरे साथ ऐसे बैठे नहीं। साहब कितना अच्छा लग रहा है साहब, इतने सारे मेरी उम्र बीत गई साहब, पर कभी आप ऐसे मेरे पास नहीं बैठे साहब। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है साहब। ऐसे ही मुझे आप ऐसे ही मेरे पास बैठो साहब। मुझे अगर कुछ होता है तो कभी दुखी नहीं होना साहब। आप सोचना भी नहीं कि मुझे कुछ मिला नहीं साहब। पता है आपने जो ये किया है उससे मैं गौरवान्वित हूँ साहब। मुझे यही सब मिला है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। ऐसे ही मुझे पकड़ करो, मैं कहीं जाने नहीं दूंगी साहब। आपको यही बैठना पड़ेगा रात में। मैं जानती हूँ साहब, आप मेरे पास कितने दिनों से नहीं आए। क्या हम अभी अच्छे नहीं लगते साहब? आपको नहीं लगते? आपको अच्छे? रामू तो ऐसी बातें क्यों कर रही है? रामू मैं तुझे कुछ बता नहीं सकती। मत बताओ साहब। मुझे थोड़ा सोने देते हो क्या साहब? ऐसे सोने देते हो क्या साहब? ऐसे सोने दो, मुझे सोने दो साहब। बाबा साहब के आंसुओं का जवाब नहीं था। 27 मई 1935 को रमाई की प्राण ज्योत बुझ गई। सुबह 9 बजे का समय था। एक करुणा शांत हुई थी। एक करुणा की महाकाव्य की समाप्ति हुई थी। सारा घर
और सारा परिवार, सारा परिसर एकांत में खड़ा था। रामू, 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 रामू। सोडून जाऊ नको गं, सोडून जाऊ नको, सोडून जाऊ नको गं, सोडून जाऊ नको. या लेकराची माऊली तू गं, या पाखराची सावली तू गं, सोडून जाऊ नको गं, सोडून जाऊ नको, सोडून जाऊ नको गं, सोडून जाऊ नको.